हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 31 दिसंबर 2023 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 30 और 31 दिसंबर से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का पहला अपडेट है, हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 59% हो गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 59.25% हो गई है, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे अधिक है। और बात करें वर्ष 2022-23 की, तो मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी का दर 57.47% था और वहीं 21-22 में यह भागीदारी 54.82% थी। और मनरेगा में सबसे अधिक महिलाओं की भागीदारी वाला राज्य केरल है। केरल में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी का परसेंटेज है 89%, काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, जहां मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी है 86%। और उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारतीय राज्यों में महिलाओं की भागीदारी मनरेगा में मात्र 40% से भी कम है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने एडमिरल्स एपोलेट्स के नए डिजाइन को जारी किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इन नए डिजाइन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस के अवसर पर की थी, जो कि हाल ही में कुछ टाइम पहले सिंधुदुर्ग पोर्ट पर मनाया गया था। और इस नए डिजाइन में अष्टकोण नौसेना पताका से लिए गए हैं, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित हैं। इसमें आप इन डिजाइन्स में आप देख सकते हैं जो अष्टकोण है, जिसके अंदर अशोक स्तंभ है, जो अष्टकोण है वो नौसेना की पताका से लिया गया है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है। इसके अलावा इसी अष्टकोण के ऊपर गोल्डन नेवी बटन है, जो कि गुलामी की मानसिकता को दूर करने का संकल्प को दोहराता है। और जो अष्टकोण है वो 8 प्रमुख दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि सर्वांगीण दीर्घकालिक दृष्टि का संकेत देता है। इसके अलावा अष्टकोण के नीचे आप देखेंगे तो 2 क्रॉस में है, एक है तलवार और एक है टेलीस्कोप। तो जो तलवार है वो राष्ट्रीय शक्ति की अत्याधुनिकता के लिए नौसेना के सार का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा जो टेलीस्कोप है यह निरंतर बदलती दुनिया में दीर्घकालिक दृष्टि, दूरदर्शिता और मौसम पर नजर का प्रतिनिधित्व करता है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इटली के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दे दी है। और ये जो समझौता है ये नवंबर 2023 में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो के बीच हुआ था। और इस समझौते में बेसिकली ये है कि अगर कोई इंडियन स्टूडेंट है वो शैक्षणिक या व्यावसायिक यानी कि पढ़ने के लिए गया है या अपने किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए गया है, तो उनका प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अगर वहाँ का कुछ अनुभव लेना चाहते हैं, वहाँ पर काम करना चाहते हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो जैसे कि इंटर्नशिप के थ्रू या कोई जॉब करना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि वहाँ का एक्सपीरियंस उन्हें मिल जाए, तो उसके लिए उन भारतीय स्टूडेंट को 12 महीने तक का इटली में अस्थायी निवास की अनुमति दी जा सकेगी। ये बेसिकली इस एग्रीमेंट का सार है। और यह भारतीय विद्यार्थियों को इटली के कौशल मानकों में अनुभव प्राप्त करने का अवसर देते हैं, जाहिर सी बात है। और यह समझौता मंजूरी मिलने की तिथि से 5 वर्ष के लिए लागू रहेगा, यानी 5 साल की इसकी वैलिडिटी होगी एक बार साइन होने के बाद। और ये 5 साल के बाद अगर कोई भी पक्ष यानी कि इटली और भारत दोनों में से इसको अगर कोई भी कैंसिल नहीं करता है तो ये ऑटो रिन्यू हो जाएगा अगले 5 साल के लिए। मतलब ये जब तक इसे कोई पक्ष या इटली या इंडिया कोई भी इसको अगर कैंसिल नहीं करता है तो ये हर 5 साल में अपने आप ऑटो रिन्यू होता जाएगा। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में उल्फा, केंद्र सरकार और असम सरकार ने नई दिल्ली में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो केंद्र सरकार, असम सरकार और उल्फा यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ये असम का एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है एक्चुअली, तो इनके मध्य त्रिपक्षीय समझौते पर 29 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। और इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करना था। इससे पहले 29 दिसंबर को उल्फा के 700 कैडरों ने सरकार के सामने आत्मसमर्पण किया। और सरकार से मिलने जो उल्फा है उसके 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आया था, जिसका अध्यक्ष थे इनके जो उल्फा के अध्यक्ष हैं अरविंद राजखोवा। इस त्रिपक्षीय समझौते के कुछ मुख्य बिंदु की बात करें तो इसमें पहला है, असम के लोगों की सांस्कृतिक विरासत को बरकरार रखा जाएगा। और इसके अलावा दूसरा है, असम के लोगों को और भी बेहतर रोजगार के साधन राज्य में मौजूद कराए जाएंगे। इसके अलावा संगठन के सदस्यों को रोजगार का पर्याप्त अवसर सरकार मुहैया करवाएगी। और इसके अलावा उल्फा के सदस्य जिन्होंने सशस्त्र आंदोलन का मार्ग छोड़ दिया है उन्हें मुख्य धारा में लाने का भारत सरकार हर संभव प्रयास करेगी। इसके अलावा अगर उल्फा की बात करें तो ये एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है असम का, और इसका गठन 1979 में बांग्लादेश से आए बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों के खिलाफ आंदोलन के बाद हुआ था। यानी 1979 में जो बांग्लादेश से अपनी पूर्वोत्तर भारत की सीमाएं लगने से असम हो गया और इसके अलावा त्रिपुरा हो गया, तो यहाँ पर बांग्लादेश से बहुत सारे रिफ्यूजीज घुस आए थे और जिनके खिलाफ कुछ लोग अपने ये उल्फा नाम का संगठन बना के ये अगेंस्ट खड़े हो गए। और इसके फाइनली 1979 में इसका गठन हुआ उल्फा का। और इसके बाद यह ग्रुप कई हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल रहा, जिस कारण 1990 में केंद्र सरकार ने इसे
प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया, इन्हीं से बैन कर दिया। और इसके अलावा फरवरी 2011 में यह समूह 2 भागों में विभाजित हो गया और एक जो ग्रुप है उसके चीफ बन गए अरविंद राजखोवा, जिन्होंने अभी हाल ही में जो पीस ट्रीटी साइन करी है सरकार के साथ। और दूसरा जो लीडर है वो है परेश बरुआ, जो कि सरकार से बातचीत के खिलाफ है। और जो अरविंद राजखोवा वाला ग्रुप है ये सरकार से बिना शर्त बातचीत के लिए सहमत था और हाल ही में इन्होंने बातचीत कर भी ली है, इन्होंने पीस ट्रीटी साइन कर ली है। जबकि जो दूसरा ग्रुप है अल्फा आई यानी अल्फा इंडिपेंडेंट करके है, जिसके चीफ हैं परेश बरुआ, ये सरकार से बात करने के खिलाफ हैं और इन्होंने अभी इनके साथ कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में आईपीएस नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में सरकार ने नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है और सीआईएसएफ की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला है आईपीएस नीना सिंह। और इसके अलावा वो इससे पूर्व सीआईएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक थी और महानिदेशक के पद पर उनका कार्यकाल जुलाई 2024 तक रहेगा। नीना सिंह इससे पहले राजस्थान पुलिस की डायरेक्टर जनरल पाने वाली पहली महिला अधिकारी थी। और जो अगर सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ एक अर्धसैनिक बल है यानी कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है और इसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों और अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। यानी ये जैसे कि एयरपोर्ट हो गए या अपने रेलवे स्टेशन हो गए या मेट्रो, जैसे मेट्रो को भी जो सुरक्षा देती है सीआईएसएफ देती है, यानी कई, और इसके अलावा कई वीवीआईपीज़ की सिक्योरिटी को भी सीआईएसएफ देखती है। और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में दिवंगत न्यायमूर्ति माधव रेड्डी की वर्षगांठ पर विशेष डाक कवर जारी किए गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में दिवंगत न्यायमूर्ति माधव रेड्डी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष डाक कवर जारी किया गया और यह डाक टिकट उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा जारी किया गया। जस्टिस माधव रेड्डी की बात करें तो इन्होंने भारत की न्याय और शिक्षा प्रणाली में बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने आंध्र प्रदेश और मुंबई उच्च न्यायालय में के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ महाराष्ट्र में राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया और वर्ष 1997 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और हाल ही में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़ जी, उन्होंने उनकी 100वीं वर्षगांठ के ऊपर विशेष डाक टिकट जारी की है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में ईआरसीपी यानी कि ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में सहमति बन गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय में ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट यानी कि ईआरसीपी को नदी जोड़ो प्रोजेक्ट के मॉडल पर राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के लिए एक बैठक हुई थी और इस ईआरसीपी पर दोनों राज्यों यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के में सहमति बन गई है। और इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आपस में बैठकर इसके फाइनल रूपरेखा तैयार करेंगे इस प्रोजेक्ट की और इसके बाद इस प्रोजेक्ट को लेकर फाइनल एमओयू साइन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की टोटल कीमत जो है वो 45,000 करोड़ है, जिसमें 90% पैसा केंद्र सरकार खर्च करेगी और राज्यों को केवल 10% पैसा देना है, जो कि 4500 करोड़ रुपये बनता है। ईआरसीपी से 13 जिलों में पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और करीब 2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की भी पानी मिलेगा। इसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, अजमेर और टोंक जिले कवर होंगे। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में रिलायंस जियो और आईआईटी बॉम्बे ने भारत जीपीटी के विकास के लिए जॉइंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इस जो प्रोजेक्ट का उद्देश्य है, ये इनका उद्देश्य है कि चैट जीपीटी की तरह देश में अब भारत जीपीटी को विकास करना। यानी जैसे कि चैट जीपीटी ओपन एआई का एक चैटबॉट है, यानी कि एआई टूल है जिसमें आप अगर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको एग्जैक्ट आंसर प्रोवाइड करता है। इसी की तर्ज पर अब भारत जीपीटी का विकास करने के लिए आईआईटी बॉम्बे और रिलायंस जियो ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और भारत जीपीटी की मदद से जियो का लक्ष्य है कि हर क्षेत्र में एंट्री करना और समाज के अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए भी तैयार रहना, ये जियो का लक्ष्य है। भारत जीपीटी 11 भाषाओं में उपलब्ध होगा और इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं में नवाचार लाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशाल क्षमता का पता लगाना है। और ये जो भारत जीपीटी है इसको 2024 तक विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा पूरे देश में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम यानी कि NTPIS को लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पूरे भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम यानी कि NTPS लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य वन नेशन वन पास प्रणाली को स्थापित करना है
और इसके अलावा इसका लक्ष्य पूरे देश में लकड़ी, बांस और अन्य वन उत्पादों के परिवहन को आसान बनाना है। और इस प्रणाली द्वारा जारी ट्रांजिट परमिट पूरे भारत में मान्य होगा और किसी भी राज्य की सीमा पार करने के अलावा इसके अलावा किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि बेसिकली ये एक ऐसा पास होगा, अगर आप किसी भी राज्य की बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो आपको केवल ये ट्रांजिट पास दिखाना है और इसके अलावा आपको जो है किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। और ये बेसिकली बस जितने भी वन उत्पाद हैं, चाहे वो लकड़ी है या बांस है या कोई भी अन्य वन उत्पाद है, उसके लिए जारी किया जाएगा। और ट्रांजिट पास प्राप्त करने के लिए वन कार्यालय जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रणाली का डेस्कटॉप आधारित वेब पोर्टल भी है और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों में उपलब्ध है। जिसमें आप ड्राइवर जो है, जो भी ट्रक वाले ड्राइवर जो भी लेके जा रहे हैं वो ऑनलाइन इसमें अप्लाई करें, उन और ऑनलाइन में एक पास जारी कर दिया जाएगा। आज का नेक्स्ट अपडेट है, अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार 1 जनवरी 2024 में दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर जाएगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा वैश्विक जनसंख्या पर रिपोर्ट जारी की गई और इसमें रिपोर्ट में कहा गया 1 जनवरी 2024 के बाद दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर जाएगी। और इसके अलावा 1 जनवरी 2023 की बात करें तो यह आंकड़ा था 7.94 अरब था और वर्ष 2023 में वैश्विक जनसंख्या में करीब 7.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। और इसके अलावा बात करें तो विश्व में प्रति सेकंड 4.3 लोगों का जन्म हुआ, जबकि 2 लोगों की मौत हुई। और जनसंख्या में 1 अरब की बढ़ोतरी में करीब 11 साल का समय लगेगा और आने वाले समय में 9 अरब यानी कि 1 और अरब जनसंख्या को बढ़ने में करीब 14 साल का समय लगेगा। यानी कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो कम होने वाली है। अप्रैल 2023 में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया। हमने चाइना को भी क्रॉस कर दिया और यूएन की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक आधी वैश्विक आबादी सिर्फ 8 देशों में होगी। और ये 8 देश हैं: भारत, कांगो, मिस्र, इथोपिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, फिलीपींस और तंजानिया। 61 देशों की आबादी 2022 से 2050 के बीच घट जाएगी, जिसमें अधिकांश यूरोपीय देश शामिल होंगे। और आज भी अगर आप टॉप 10 कंट्रीज की बात करते हैं जनसंख्या के हिसाब से, तो पहले पे भारत है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, 5वें पाकिस्तान, 6ठे पे नाइजीरिया, 7वें पे ब्राज़ील, 8वें बांग्लादेश, 9 पे रशिया और 10वें पे है मैक्सिको। तो बस यही थे आज के अपडेट्स और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा अगर आपको कुछ की PDF चाहिए तो इसके का लिंक टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाके आप फॉलो कर लो। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।